अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुर्की के बारे में। तुर्की के लिए बहुत सी हमने यूट्यूब पे रामलीला सुनी थी कि 2023 आएगा तो सल्तनत उस्मानिया वापस आ जाएगी और जो तुर्की है वो शायद अमेरिका को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसका एक स्पेशल मकसद है कि ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी वो यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद मल्टीपल टाइम्स तुर्की ट्रैवल कर चुका हूँ, मुझे वहाँ के हालात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। आज से 2-3 साल पहले वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, फिर 1 साल पहले वहाँ पे क्या सिचुएशन थी और अब करंट वहाँ पे क्या सिचुएशन है। मैं अभी रिसेंटली कोई 1-1.5 माह पहले वहाँ से विज़िट करके वापस आया हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूँ और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है। तो फ्रेंड्स देखें, आज से अगर हम 2020 में चले जाएँ, 2 साल पीछे चले जाएँ या 3 साल पीछे चले जाएँ, तो तुर्की में जो एक एवरेज लेबर की सैलरी थी वो तकरीबन 1500 लीरा थी। उस वक़्त 20 से 22 रुपए का लीरा था या 24 रुपए का लीरा था, तो वो इतनी अमाउंट नहीं बनती थी। वहाँ पे रहने का एक्सपेंस निकाल के जब आप कैलकुलेट करते थे तो उसका कोई आपको खातिर-ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता था। तो इस वजह से जो जो तो लोग इल्लीगली स्किप होके तुर्की पहुँचे हुए हैं, वो तो वहाँ पे ये लेबर्स की जॉब और या हेल्पर की या छोटी-मोटी जॉब्स ये बहुत आसानी से वहाँ पे मिल जाती हैं, वो करते रहते थे और आगे स्किप होने का इंतज़ार करते थे। लेकिन लीगली तौर पे लोग वहाँ पे जाके काम नहीं करते थे। लोग प्रेफ़र करते थे 1000-1200 दिरहम या 1000-1200 रियाल सऊदी अरब में जो एक लेबर को नॉर्मल तनख्वाह मिलती है, लोग कंपनियों के वीज़े ख़रीद के तो उधर सऊदी अरब जाके या दुबई जाके काम करना पसंद करते थे। अब फिर ऐसा हुआ कि जब इन्फ्लेशन बढ़ी, बेरोज़गारी और महंगाई और ये चीज़ें आईं, तो टर्की की गवर्नमेंट ने जो मिनिमम तनख्वाह थी किसी भी लेबर की या हेल्पर की वो कर दी 4200 लीरा, 4200। लेकिन वो 4200 लीरा करने के बावजूद कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि लीरा डिग्रेड हो गया, उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो गया, उसकी जो वैल्यू थी कम हो गई। वो 24 रुपए से कम होके 12 रुपए पे आ गया। तो इसलिए 4500 5000 की जो तनख्वाह थी वो भी जो है एनफ नहीं थी। तो फ्रेंड्स, जनवरी 2023 में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो मैं समझता हूँ हमारे अकॉर्डिंग या इस चैनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग आपको बताते हैं और आप लोग इस चैनल पे देखते हैं कि जो वीज़ा की पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो नई अपडेट आती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जनवरी 2023 में जो टर्की के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वहाँ पे अब जो मिनिमम तनख्वाह होगी किसी भी बंदे की वो 8500 लीरा होगी, यानी 8500 लीरा। तो अब 8500 लीरा को अगर आप करंटली कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये 1,08,000 रुपये बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अब जो वहाँ पे सिचुएशन है वो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो कम है, खाने पीने का एक्सपेंस कम है, क्योंकि लोग गैदरिंग में रहते हैं। अपार्टमेंट उन्होंने शेयर किया हुआ होता है, एक रूम में 3-3 4-4 लोग रहते हैं, तो जो लिविंग कास्ट है वो बहुत कम आती है। इसी तरह खाना पीना भी वो फिर जो है वो बंदे को बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो इस वक्त अब टाइम है, यानी आज से अगर हम 1 साल पीछे चले जाएं 2022 में, तो तुर्की में वेजेस अच्छी नहीं थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जाके किसी भी बंदे को स्टे करना चाहिए। लेकिन 2023 में जब ये अनाउंस हो गया कि 8500 आपकी मिनिमम वेज होगी, तो अब ये टाइम है कि आप अगर हेल्पर या कोई छोटी मोटी जॉब के लिए सऊदीया, दुबई इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं 1000-1200-1400 दरम पे या रियाल पे, तो अब बेहतर है कि आप तुर्की की तरफ मूव करें। तुर्की जब आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे आप अपना स्टे ले लेंगे, टीआरसी लेते हैं या वर्क परमिट लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ से आगे एक दिन आप स्किप हो जाएंगे। मैं इलीगली कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लीगली बहुत से चांस हैं। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं
जिन्होंने वहाँ पे लीगली अपना स्टे किया, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए और वहाँ से उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लिए। तो फ्रेंड्स देखें, अब जो टाइम आ गया 2023 में तुर्की के लिए, मैं समझता हूँ कि ये वो साल है कि जब आप लोगों को, जो लोग बिल्कुल यानी कि नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं और वो यूरोप भी जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अब टाइम है कि आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका टर्की का वीज़ा लगता है, आप वहाँ चले जाते हैं, तो अब वहाँ पे आप 60-70 हज़ार रुपया सेविंग कर सकते हैं अपने एक्सपेंस निकाल के। तो जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी, आप अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करके वहाँ से आगे भी मूव हो सकते हैं। तो टर्की के वीज़े के लिए वीज़ा पॉलिसी अभी तक 2022 वाली चल रही है, उसके बीच में कोई चेंजिंग्स नहीं आई। आपको जो है मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ बता देता हूँ। सबसे सस्ती फ़्लाइट जो पाकिस्तान से तुर्की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, उसके बाद आपको चाहिए 6 माह की बैंक स्टेटमेंट। अब देखें, यूरोप जाने के लिए अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 15 से 18 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, अब आप वीज़ा अप्लाई करने को तो 7 लाख पे भी कर लेंगे, एम्बेसी आपको एट द टाइम ऑफ सबमिशन योर डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेगी कि आप भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले जाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट काम है, नहीं। वो आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, लेकिन बाद में जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जिन लोगों के पास 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक की भी स्टेटमेंट है, वो तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो तुर्की इस टाइम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो यूरोप वाली साइड पे मूव भी होना चाहते हैं। अब वहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हैं, अब आप वहाँ जाएंगे तो अब आप अर्न भी अच्छा कर सकते हैं, खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि ये 7 लाख से 6 माह की स्टेटमेंट चाहिए, 7 लाख से लेके 10 लाख तक, यानी ये मिनिमम बता रहा हूँ कि इससे कम ना हो आपकी स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद 2 साल के टैक्स रिटर्न चाहिए, एनटीएन चाहिए। अगर आपका एनटीएन टैक्स रिटर्न नहीं बना हुआ तो आप किसी भी अपने करीब जो भी बंदा ये काम कर रहा हो एफबीआर का, आप उससे कंसर्न करके तो आप अपना एनटीएन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये कोई बिग डील नहीं है, ना ही इसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है तो इस स्क्रीन पे आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, आप इस ईमेल पे अपनी जो भी है इंक्वायरी वो करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको एनटीएन बनवाना है तो उसका क्या एक्सपेंस होगा और क्या तरीकाकार होगा। आपने डिस्क्राइब कर देना कि आपको तुर्की वीज़ा पर्पज़ के लिए एनटीएन चाहिए, तो ये मसला भी आपका हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये मसला हल ना हो सके। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो वेल एंड गुड, कोई कार के डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे हैं तो वो भी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, कवरिंग लेटर, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर वीज़े के लिए चाहिए होती हैं। इसके लिए आपको एक इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी जो कि आप smartchoice.pk से भी करवा सकते हैं, जो कि 30,000 यूरोज़ को या $50,000 को कवर करती हो। ये तकरीबन 2503 में एक अच्छी इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ी सिंपल सी फ़ाइल, दरमियाने दर्जे की फ़ाइल भी है जो उस पर भी तुर्की का वीज़ा ग्रांट हो सकता है। अच्छा, अगर अब आप कहें जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तुर्की वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा, तो उस बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये तुर्की के लिए हकीकतन आपके पास एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो थोड़े से आपके जो पॉइंट्स हैं वो समझ लें कि कम हो जाते हैं, लेकिन आप इसको कवर कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप अपना कवरिंग लेटर प्रोफेशनल तरीके से बनाएं और ये अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें कि क्यों आपने तुर्की चूज़ किया, टूरिज़्म के लिए आपने तुर्की से ही क्यों स्टार्ट किया, सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर लें अगर प्रोफेशनली वे में, और एम्बेसी को ये प्रूव कर दें कि आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, तो आपका तुर्की का वीज़ा लग जाएगा। तुर्की का वीज़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ़्लाइट का अगर मैं आपको बता दूं तो टर्किश एयरवेज थोड़ी एक्सपेंसिव फ़्लाइट है। सऊदी एयरलाइन भी जाती है वाया रियाद या वाया जद्दा, लेकिन वो फ्लैक्चुएट होती रहती है उसकी प्राइस वक्तन फ़वक्तन, लेकिन टर्किश एयरलाइन से कभी समटाइम्स कम ही आते हैं। अब क्योंकि आगे उम्रा सीज़न स्टार्ट है तो माइट पॉसिबल कि उनके प्राइसेस थोड़े हाई हो जाएं। तो जो सबसे सस्ती एयरलाइन है वो है कराची से इस्तांबुल,
और वो है पिगासस एयरलाइंस। पिगासस एयरलाइन तुर्की की ही एक एयरलाइन है जो कराची तक आती है, यानी कि उसका सिर्फ एक ही पाकिस्तान में एयरपोर्ट है जहाँ पे वो उनका ऑपरेशनल यानी कि उनकी हैं फ़्लाइट्स उनकी आती हैं, वो है कराची। कराची से अगर आपको फॉर एग्जांपल लाहौर इस्लामाबाद से तुर्की एयरलाइन की या दूसरी एयरलाइंस की टिकट 1 लाख के करीब मिल रही होगी, तो पिगासस एयरलाइन की टिकट आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90,000 रिटर्न टिकट मिल जाएगी। तो ये सबसे सस्ती फ़्लाइट है तुर्की जाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड टीआरसी ये एक हकीकत है कि टीआरसी इस टाइम तुर्की में मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाऊं। तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको टीआरसी की सर्विसेज देते हैं, उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होगी या सख्ती होने की वजह से, लेकिन टीआरसी भी लग जाती है। अगर आपके पास कोई आपके अपने सोर्स हों तो टीआरसी अप्लाई करने के लिए तो आप लगवा लें। अगर आप किसी को नहीं जानते या आपको टीआरसी के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। हम आपको कंपनी का नाम नंबर बता देंगे, आप हमारे रेफरेंस से वहाँ पे जाके उनको मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने खुद जाना है अपनी जिम्मेदारी पे, आपको समझ आए तो आप अप्लाई करें, आपको समझ ना आए तो आप अप्लाई ना करें। तो टीआरसी भी लग जाती है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। टूरिस्ट वीज़े पे जाके अगर आप किसी भी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर ले लेते हैं तो डायरेक्ट आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा, आपको फिर टीआरसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जिन लोगों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है और वो यूरोप जाना चाहते हैं, तो इस टाइम टर्की बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सैलरीज इंक्रीज़ हो गई हैं। 8,500 लीरा का मतलब है 1,08,000 रुपये पाकिस्तानी, जो कि आई थिंक एक लेबर तबके के लिए या एक हेल्पर टाइप बंदे के लिए मोर देन एनफ, क्योंकि सऊदी अरब और दुबई की कंपनीज़ में भी जब आप कंपनियों के वीज़े पे जाते हैं तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती। तो ये 2023 में एक अच्छी न्यूज़ है, डेवलपमेंट है तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट किया, लेबर तबके को फैसिलिटेट किया और जो उनकी वेजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया है। तो आने वाले दिनों में अगर इसकी वीज़ा पॉलिसी के बारे में कोई भी अपडेट्स होंगी तो इंशाल्लाह वो मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता दूंगा। इस टाइम तक जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके लाइव चैट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ या इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ तो काइंडली आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।